हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे लेंज लॉ, है ना। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग में अपन इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की क्या निकालते थे, डायरेक्शन निकाल रहे थे। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक सर्कुलर रिंग रखी है। मैग्नेटिक फील्ड है B। ओके, अगर इस पे इन दोनों तरफ से फोर्स लगा के अगर इसकी शेप को ऐसा चेंज कर दिया जाए, इसी मैग्नेटिक फील्ड में तो सोचा कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, बी ए कोस थीटा। तो इसको ऐसे शेप चेंज करने से बी तो चेंज नहीं होगा और ना ही थीटा चेंज हो रहा है। एंगल की एरिया का भी डायरेक्शन वही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, पर एरिया चेंज हो रहा है। फॉर ए गिवन लेंथ, और कोई फिक्स लेंथ दे दूं मैं और उस फिक्स लेंथ से आप डिफरेंट ज्योमेट्री बनाएं, देन सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया। सर्किल मैक्सिमम एरिया ऑपरेट करता है। ओके, तो देखो अभी लेंथ तो फिक्स है, अब इसी लेंथ से ये सर्किल बना हुआ है, इसी लेंथ से ये वाला एरिया बना हुआ है, इसको तो दबाया है। ओके, तो लेंथ फिक्स है तो इसका एरिया ज्यादा होगा और इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। तो देखो क्या चेंज हो गया है, एरिया। एरिया क्या हुआ, कम। तो भाई इससे जो क्रॉस होने वाला था फ्लक्स वो डिक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो उन रीजंस का अपोज करेगा जिनके कारण डेवलप हुआ है। तो ये फ्लक्स के कम होने की वजह से डेवलप हुआ है, तो फ्लक्स को बढ़ाएगा। फ्लक्स को अगर इसको बढ़ाना है तो ये सेम डायरेक्शन में इसका करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि इसका फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में आए। तो किधर, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ थंब कीजिए, इधर फिंगर फोल्ड कीजिए, ये आ गया आपके पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। फ्लक्स कम हो रहा था अंदर वाला, तो अंदर वाले फ्लक्स को बढ़ाना है तो ये सेम डायरेक्शन डेवलप करेगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट की आ गई। ठीक है, अच्छा जी। और देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए ये कोई रैंडम शेप थी, कोई लूप था, रैंडम शेप था ना। इस पे कुछ फोर्स वगैरह लगाया इस तरीके से, किसी फाइनल जो शेप है ना वो चेंज करके सर्कुलर कर दी, मान लीजिए। अब लेंथ तो उतनी रही, पर इस बार इसकी शेप कैसे कर दी, सर्कुलर कर दी। तो इन दोनों में से एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। यानी इसके अंदर एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, किधर डायरेक्शन का, अंदर डायरेक्शन का। तो फ्लक्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर इसको फ्लक्स को रिड्यूस करना है तो ये खुद किधर डेवलप करेगा, जो इसका इंड्यूस्ड करंट होगा बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ डेवलप करना है तो करंट इंड्यूस्ड किधर आगे बढ़ा है, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, चलिए जी और देखिए। और देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए ठीक, ये एक लूप है ऐसे रखा हुआ है ना, और एक लूप इसके पास में रखा हुआ है। ये देखो स्टेट लगा हुआ है, डॉट लाइन का मतलब ये अंदर की साइड है और ये साइड बाहर की है। और मैं इधर देख रहा हूँ कि ये साइड ये वाली अंदर की है, वो वाली साइड बाहर की है। ये दो एक्सियल कॉइल सेम एक्सिस पर रखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा अब इसमें तो देखो करंट किधर फ्लो होगा, इधर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट करेगा,
इसकी डायरेक्शन में फिंगर फोल्ड कर लीजिए, देखो इधर अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके एक्सिस पे किधर होगी बेटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में। ठीक है, मैंने कहा अच्छा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, किसी भी कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कॉइल के खुद की रेडियस पे, सेंटर से जिस भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालो उसकी डिस्टेंस पे और करंट पे। तो देखो इन दोनों की सेंटर की डिस्टेंस तो फिक्स है, यानी एक्स की वैल्यू तो फिक्स है ना, इसकी रेडियस चेंज हो रही है। ओके, इसको चेंज करने से क्या चेंज होगा भैया, करंट चेंज होगा। ओके, मैंने कहा कि मान लीजिए इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो रियोस्टेट को आप इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो देखो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि और रेजिस्टेंस ऐड होता जाएगा, इधर रेजिस्टेंस ही तो लगा हुआ है, इधर शिफ्ट करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट का, तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड घट हो रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का जो फ्लक्स है इस डायरेक्शन में जो इस कॉइल में पास हो रहा है, अगर मैं रियोस्टेट को इधर चलूंगा तो इसमें इस फ्लक्स की डायरेक्शन ये है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज करेगा, यानी जो खुद फ्लक्स जनरेट करेगा करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि उसके फ्लक्स की डायरेक्शन किधर आएगी भाई, इधर आनी चाहिए सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन का फ्लक्स कम हो रहा है। ओके, तो इस डायरेक्शन में इसको डेवलप करना है, तो देखो डायरेक्शन क्या है करंट की, इस डायरेक्शन में थम करो कि इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, चलिए जी और देखिए एक इसमें छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, शो दैट लेंस लॉ इज consequence of energy conservation law। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि ये प्रूव कीजिए कि जो लेंस लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को ही फॉलो करता है। ओके, अच्छा जी, या लेंस लॉ से एनर्जी कंजर्वेशन रूल प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, इसके दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अपन को दोनों ही पढ़ने हैं, पर क्वांटिटेटिव थोड़े बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है, तो पहले क्वालिटेटिव पढ़ लेते हैं ना, क्वालिटेटिव इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई मैंने कहा कि मान लीजिए ये कोई कॉइल है, ठीक है, ये इसका अंदर वाला पार्ट है और यहां से मान लीजिए मैं नॉर्थ पोल लेके आया, ठीक है, नॉर्थ पोल पास में लेके आया, तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए, नॉर्थ को पास ला रहे हो तो पास लाओगे दूर गए तो रिपेल करेगा, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ये लेंस ने बताया था कि अगर नॉर्थ पोल को पास में लेके आओगे तो इधर नॉर्थ पोल बनना चाहिए। ओके, मान लीजिए कि लेंस लॉ गलत था, मतलब सही नहीं बताया उन्होंने, तो अगर सही नहीं बताया तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ऐसा मान रहे हैं कि मान लीजिए लेंस लॉ क्या बोली तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, नॉर्थ। मैंने मान लिया कि मान लो साउथ बनता है, नहीं बनता नॉर्थ, तो साउथ अगर बनेगा तो देखो इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हो गया तो देखो यहाँ पे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट इधर चल रही थी, अब ये साउथ बन गया तो इसको अट्रैक्ट और करेगा, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। तो इसके बाद यू नीड नो एक्सटर्नल फोर्स टू मूव दिस मैग्नेट। इस मैग्नेट को चलाने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं चाहिए, ये यहाँ पे साउथ पोल इसको अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा, और या अगर इसने अपने आप अट्रैक्ट कर लिया तो ये मैग्नेट अपने आप चलना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, इसकी तरफ तो देखो करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है विदाउट लॉस ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी। कोई अदर एनर्जी आपकी यूटिलाइज ही नहीं हो रही, और क्या लॉस मतलब की, और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती जा रही है आपकी, प्रोड्यूस होती जा रही है। भाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यही था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बट क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके, यहाँ पे देखो कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है ना। आपने तो एक बार इस नॉर्थ पोल को इधर चला के छोड़ दिया, मान लीजिए लेंस लॉ गलत था,
तो लेंस लो गलत था तो भैया जैसे आपने उसको इधर चलाया, इधर अपना साउथ पोल, साउथ ने इसको अपना आप अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ फोर्स लगाया, तो आपको कोई यू नीड नो एक्सटर्नल फोर्स टू मूव दिस मैग्नेट, ये मैग्नेट अपना आप इसकी तरफ चलती जा रही है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है। इसका मतलब ये कि ऐसी डिवाइस बन गई जो विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। तो अगर मैंने लेंज लॉ को गलत मान लिया था, मान लीजिए लेंज लॉ फॉल्स था, तो भैया जो रिजल्ट आएगा इसका मतलब तो एनर्जी कंजर्वेशन भी गलत हो गया। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो लॉ भी बेटा क्या हो जाएगा आपका गलत। अच्छा, इसका मतलब मैं रिवर्स में बोल सकता हूं कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन सही है तो ये लेंज लॉ भी सही है, यानी लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन रूल को ही फॉलो करता है ना। देखो अगर लेंज लॉ गलत हुआ तो समझो एनर्जी कंजर्वेशन ही गलत हो गया, और अगर एनर्जी कंजर्वेशन सही है तो इसका मतलब लेंज लॉ भी सही है, यानी लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को ही फॉलो कर रहा है। अब देखिए कैसे, ठीक है, ये भी प्रूव करते हैं, उल्टा भी प्रूव करते हैं, उल्टा भी प्रूव करते हैं। देखिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भैया ये आप मान लीजिए नॉर्थ पोल को इधर लेके चले, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तो इधर नॉर्थ पोल बनना चाहिए और ये होनी चाहिए करंट इंड्यूस की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर ये नॉर्थ पोल है और इधर नॉर्थ बना तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर ये इसको रिपेल करेगा तो यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन फॉर कंटिन्यूअस मोशन ऑफ दिस मैग्नेट। आपको इस मैग्नेट की कंटिन्यू मोशन के लिए आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि रिपेल कर रहा है, इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको धक्का मारना पड़ेगा। तो जितना जो वर्क आप करेंगे दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो एनर्जी मैग्नेट को इधर किया, इसमें करंट आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसको इधर खिसकाने में भी तो एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर किस में आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म में। तो देखो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से ये मैकेनिकल एनर्जी है जो आप धक्का मार के चला रहे हो, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जो लेंज जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को ही फॉलो करता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बोलूं, देखो ये मैंने कहा कि जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उतनी ही एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी कंजर्व है। अच्छा ये मैंने बोल दिया, हाँ यहाँ से लग तो रहा है कि कुछ एनर्जी तो कुछ तो वर्क आपको यहाँ से धक्का मार के करना पड़ेगा, और कुछ एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है। अगर मैं क्वांटिटेटिव मतलब इस वर्डन की वैल्यू और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की वैल्यू अगर मैं बराबर प्रूव कर दूं तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अभी क्वालिटेटिव में सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रही है और यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, तो यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है, बस इतना बोल रहे हैं ना। जब अपन इसको प्रूव कर देंगे कि एनर्जी यहाँ पे जो एनर्जी वेस्ट हुई है उतनी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्रूव करना ना, एनर्जी कंसिडरेशन है ना, क्वांटिटेटिवली प्रूव करना। वो अपन आगे जाके प्रूव करेंगे जब अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। ओके चलिए जी, अब देखें इसका मतलब लेंज लॉ। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या मानना है, आप सबसे पहले मान लीजिए लेंज लॉ ने जो डायरेक्शन बताई थी वो सही नहीं बताई थी। अब अपोजिट डायरेक्शन मान के देखिए, तो अपोजिट डायरेक्शन मानेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल गलत आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर आप सीधी डायरेक्शन मान के देखिए तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करेगा। ओके चलिए, अब दूसरी बात करते हैं, अब आ जाते हैं E इक्वल टू d∅dt। E के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस का साइन क्या होता था, जो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा ना, लेंज ने तो बताया था, उसको एक्सप्लेन किया था। तो जो माइनस का सिग्निफिकेंस है वो तो किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड कितना होता है, d∅dt होता है। अच्छा जी, अगर ये EMF है, मान लीजिए जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लीजिए B बढ़ रहा है तो इसके अंदर क्या इंड्यूस्ड होगा भाई, करंट इंड्यूस्ड होगा। ओके अच्छा, इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो तो कितना होगा, d∅dt, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो जो करंट इंड्यूस्ड होता है ना उसकी वैल्यू आती है εr, ये इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू है। ओके अच्छा, इंड्यूस्ड करंट को आप लिख सकते हो करंट को dq/dt, dq/dt, और यहां से 1/r एप्सिलॉन के मोड को लिख सकते हो d∅dt,
तो देखो dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, dq इक्वल टू डी फाइव बाई आर, ये होता है चार्ज फ्लो। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इतना, उस ईएमएफ के कारण सर्किट में कितना करंट चलेगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और कितना चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो के लिए आपको चाहिए डी फाइव बाई आर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड एंड चार्ज फ्लो। ओके चलिए जी, अब इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, मुझे तो कुल मिला के एप्सिलॉन निकल आया तो मेरा तो काम हो जाएगा डी फाइव बाई डी। तो क्वेश्चन क्या नहीं, मुझे तो भाई फाइव को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तब मेरे पास क्या आ जाएगा ईएमएफ। ठीक है, ये कैसा ईएमएफ है, ये है आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ओके, और अगर एवरेज की बात करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज ईएमएफ है। और अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आता है इंस्टेंटेनियस, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे। ओके, तो देखो डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको दे सकते हैं डायरेक्टली फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दें, ठीक है, या फाई इक्वल टू होता है बी ए कोस थीटा, आपको बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दें, तो आप बी कोस थीटा में बी रख दीजिए, फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। या आप इस दे सकते हैं आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, क्योंकि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और करंट के कारण हो रहा है तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा। जैसा अभी अपन कर रहे थे कि भाई ये है, इसमें करंट बढ़ रहा है तो इस लूप में करंट की तरह इंड्यूस होगा, ठीक है, तो करंट बढ़ रहा है, मैंने करंट का ही तो वेरिएशन किया था, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे सकता है, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा सकता है, और चौथा थीटा फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा सकता है। इतने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 कैटेगरी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एक ये जो थाई में 6 कैटेगरी, ओके, फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डायरेक्ट दे दे, जब बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, या थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, तो आपको फाइनली जो निकालना क्या पड़ेगा, आपको निकालना तो फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही पड़ेगा। और फिर आप, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, फाई का ना, ये बेसिक चीज है ना, इसका इतना कुछ सीरियस नहीं है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन ही कराता हूं, पहले सबसे पहली कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं भाई, फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाई, अगर आपको फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन हो गया, जब मैं करूं फाई इक्वल टू 2t² + 3t - 1, मैंने कहा कि किसी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, तो बताइए t = 3 पर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट इज द ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पूछा मैंने। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होगा भैया, d∅/dt, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछा है मैंने आपसे, ठीक है। तो d∅/dt करोगे तो भाई इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जाएगा भाई 4t + t, और ये तो कितना हो गया, कांस्टेंट है, इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन 0। तो यानी कुल मिला के आपके पास आ गया एप्सिलॉन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो आ गया, अब किसी भी टाइम पे निकालना है, कितने निकालना है, 3 सेकंड, तो 3 यहाँ रख दीजिए, 4 3 12 + 3 15 वोल्ट, कितना आ गया है 50 वोल्ट। पहली कैटेगरी है, आपको डायरेक्टली फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे तो सीधा डिफरेंशिएट कीजिए, सीधा आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, देखिए, ठीक है। अच्छा, वो क्या थी, आपको बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दें, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे देखिए मैं कहूं ये कोई स्क्वायर है, ये इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल मान लो आप, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है यहाँ पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये है B = 2t²। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो सर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो भाई करंट भी इंड्यूस्ड होगा, है ना। अगर बोला इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है, पूरे लूप का, वो मान लीजिए आपका है 8 ओम, जब 4 ओम मान लीजिए,
4 ओम इस लूप का रेजिस्टेंस है, तो बताइए कितना करंट इंड्यूस होगा, आपसे आई पूछिए। ठीक है, तो अपन सिंपल चले, अपन सबसे पहले फाई का मैग्नीट्यूड निकाला। फाई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, डी फाई बाई डी टी। और मुझे फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में दिया था, क्या दिया था, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए फाई की वैल्यू, फाई कितना होगा, लिख लीजिए बी ए कोस थीटा। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी रखी है भैया, 2t²। एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, सेंटीमीटर में है दोनों, तो इसे 10⁻⁻4 लगा लीजिए। और थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 16t² इंटू 10⁻⁴। क्या यही आपका फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया क्या सर? आपको दे क्या रखा था, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आपके पास आ गया फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। चलिए जी, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो एप्सिलॉन जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके अंदर नेट, वो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 60 इंटू 10⁻⁴ तो कांस्टेंट है, और t² कितना हो जाएगा, 2t। कितना हो गया, 2t। तो जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आया वो आया 32 इंटू 10⁻⁴ इंटू t, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, आपसे पूछा गया है भाई करंट बताना है। ठीक है, तो करंट कितना होता है, आई की वैल्यू जो होती है वो होती है नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना हुआ, 32 इंटू 10⁻⁴ इंटू टाइम अपॉन R4, इससे कट कर लो 8, ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁴t। अब जितने भी टाइम पे आपसे करंट पूछा, जैसे मैं कहूँ बताओ t = 2 सेकंड पे करंट कितना होगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देना, तो 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 16, या इसको लिख लो 1.6 मिली एम्पियर। ठीक है, वो माइनस लिखा है ना, या 2 सेकंड लिखा तो ये 16 हो गया, एक माइनस पावर उसको दे दी और एक माइनस को लिख दिया मिली एम्पियर, तो 1.6 मिली एम्पियर इज योर आंसर। ओके, तो आपको क्या किया, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, ऐसे दे रखा था आपको। तो आपने सबसे पहले आपको तो पहले एप्सिलॉन निकालने के लिए फाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। तो फाई का फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट बी की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए और देखिए, तीसरी कैटेगरी, जब मैं आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ना, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ पे वायर था, इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है 2t, कितनी है, 2t। यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक छोटा सा लूप रखा है, बहुत छोटा। ठीक है, इसकी साइड आप मान लीजिए, चलो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, d डिस्टेंस लिख लीजिए इसको, और इसकी साइड मान लीजिए a है। ठीक, और आपको गिवन है कि d इज ग्रेटर देन a। ठीक, तो मुझसे बोला गया कि i इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है आपको, ये लूप रखा हुआ है, लूप के अंदर देखो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो रहा है क्योंकि टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इससे फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताइए इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, आपको बताना है एप्सिलॉन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी t टाइम पर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें फ्लक्स कितना होगा, b इंटू ए इंटू कोस थीटा। अच्छा, b कितना लूं, यहाँ से d डिस्टेंस पे, किसी भी वायर से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है μ0 I अपॉन 2 पाई d, μ0 I अपॉन 2 पाई d। इस करंट के, अगर इसमें I करंट है तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर ये तो d डिस्टेंस पे है ना, अब ये पॉइंट तो d डिस्टेंस पे है पर ये पॉइंट d डिस्टेंस पे नहीं है, तो यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यानी पूरे में यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जा रहा है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे इसमें फ्लक्स लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया इंटू कोस थीटा। अब सर देखिए दिक्कत वाली बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है।
कैसा है, वेरिएबल। पर क्योंकि मुझे ये कंडीशन दे रखी है d इज ग्रेटर देन a, यानी a बहुत कम है, तो यानी मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अलग है इस पॉइंट से और इसी वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है, तो दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। पर मुझे क्योंकि ये देखा है d इज ग्रेटर देन a, यानी a की कोई खास वैल्यू नहीं है, तो देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d प्लस a। भाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d प्लस a, और a तो आपको वैसे ही नेगलिजिबल मानना है, क्वेश्चन में देखा है। तो आप जब पूरी में मैग्नेटिक फील्ड कितना मान सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, इतना मैग्नेटिक फील्ड माना जा सकता है पूरे के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। ओके, तो देखो सबसे पहले मुझसे ये पूछा गया, वापस से सुनिए, मुझसे पूछा गया कि जो ये लूप है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस लूप में, तो इस लूप के लिए मुझे निकालना है डी फाई बाई डी टी निकालना है, तो मुझे फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, और इस लूप का फाई क्या होगा, इस जगह प्रेजेंट बी, इस जगह प्रेजेंट एरिया इनटू कोस थीटा, और यहाँ पे जो बी प्रेजेंट है वो पूरे लूप के लिए सेम नहीं है, अलग अलग है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। पर क्योंकि आपको कंडीशन दे रखी है d इज ग्रेटर देन a, तो आप क्या मान सकते हैं, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस पॉइंट पे होगा, वही इसके अंदर होगा, तब आप कांस्टेंट मान पा रहे हैं उसको। ओके, तो भाई मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैं इस लूप से निकलने वाला फ्लक्स बता रहा हूँ आपको, देखो फाई कितना होगा, बी ए कोस थीटा। चलिए बी की वैल्यू इस पॉइंट पे बी कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो किसने जनरेट किया है, इसने, और इस जगह कितना जनरेट करेगा, इतना करेगा, इनटू एरिया, एरिया से कितना भैया a स्क्वायर, थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, अंदर, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, तो थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो आपने cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपके पास फाई। तो फाई की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी a स्क्वायर इनटू i, दिस इज द फाई। अब यहाँ पे i की वैल्यू रख दो 2t, तो 2t रखोगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट a स्क्वायर अपॉन 2 पाई d इंटू 2t, तो क्या 2 से 2 कट गया बेटा, तो आपके पास क्या आ गया, देखो ये आ गया आपको फाई इक्वल टू म्यू नॉट a स्क्वायर अपॉन पाई d इंटू t, ये आ गया आपके पास फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो गया, म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन पाई डी तो कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ये आ गया भाई। तो ईएमएफ इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ईएमएफ इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टी का कितना हो गया भैया 1 हो गया, पूरी बात समझे, यानी इसके अंदर कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। अब करने का तरीका देखो सिंपल सा, आपको ऐसे याद रखना है कि आपको आई के फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे फ्लक्स निकालोगे तो देखो यहाँ पे बी काम आएगा, तो बी के अंदर क्या काम आएगा, आई, तो सबसे पहले आप फ्लक्स की वैल्यू लिख लो, और फिर लास्ट में जो भी आपको फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू ये लिखो, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो यहाँ रख दीजिए, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखना है तो पहले बी की वैल्यू लिखिए आई के टर्म्स में, और फिर आई की वैल्यू रखिए टाइम के टर्म्स में, और फिर डिफरेंशिएट कीजिए, यानी फाइनली आपको निकालना तो फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पड़ेगा, तब जाके आपका डिफरेंशिएट होगा। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं, देखो ये वायर है, करंट है I बराबर मान लीजिए 2t स्क्वायर, ये करंट के लिए, ओके, और यहां से d डिस्टेंस पे वही स्क्वायर लूप रखा हुआ है, साइड है a, बट इस बार ये नहीं दिया कि d इज ग्रेटर देन a, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ओके, अब मुझे कहा तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और वो भी चेंज हो रहा है, तो भाई करंट तो इंड्यूस्ड होगा ही होगा, ठीक है। आपको पूछा कि बताइए अगर इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r हो तो बताइए करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम पर करंट कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले तो भैया मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा फाई कितना, बी ए कोस थीटा। अब बी भाई इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग और इस पॉइंट पे अलग, इन पॉइंट टू पॉइंट बी वेरी कर रहा है, तो बी क्या रखें, पिछली बार तो अपने डी डिस्टेंस वाला ही रखते थे क्योंकि ए बहुत कम था,
तो अपन ये मान लेते हैं इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो आप जब इसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो आपको जो एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। पर डी क्या रखें, इस पॉइंट का या मिड पॉइंट का, है ना। ऐसे कैसे नहीं रखते ना, अपन क्या करते हैं जब भी ऐसा केस आता है, जब बी अब हर पॉइंट पे अलग लगा रहा है, तो आप क्या करो, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ ले लो आप dx, ये थिकनेस dx, ये इतना छोटा लो dx, क्या इसको वेरिएबल मान, सॉरी इसकी स्ट्रिप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट माना जा सकता है, यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस पॉइंट पे होगा, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि मैंने dx बहुत कम लिया है। ओके, तो इस छोटी सी स्ट्रिप में जो छोटा सा फ्लक्स जाएगा d फाई, वो कितना जाएगा, b इंटू छोटी सी स्ट्रिप का एरिया इंटू कोस 0। ये किसका फ्लक्स आया, इस छोटी सी स्ट्रिप का। आपको छोटी सी स्ट्रिप का चाहिए, पूरे का चाहिए, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले तो छोटी सी स्ट्रिप का फ्लक्स देखिए b, इस स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड कितना माना जा सकता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया कितना होगा भाई, इसकी लेंथ कितनी है a और विड्थ कितनी है dx, तो a dx और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। अच्छा जी, इस छोटी सी स्ट्रिप का क्या आ चुका है आपके पास फ्लक्स। अगर आपको पूरे इसका स्क्वायर का फ्लक्स चाहिए तो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। तो इंटीग्रेशन आप d फाई का करोगे तो d फाई की वैल्यू लिखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x a dx, ठीक है। लिमिट लगाओ, x की वैल्यू कहां से चालू है बेटा, ये लूप कहां से चालू है, जब x की वैल्यू कितनी थी d, और कहां पे खत्म है, जब x की वैल्यू हो जाएगी d प्लस a, तो x की वैल्यू चालू होगी तो d से और खत्म होगी d प्लस a पर, ये होगी आपकी लिमिट। तो इस पूरे लूप का फ्लक्स निकल आएगा आपके पास, ठीक है। चलिए मैं उधर वाले को मिटा देता हूं। तो अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए। तो फाई की वैल्यू सही, देखो म्यू नॉट तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, म्यू नॉट आई dx के साथ तो चेंज हो रही ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो अलग बात है ना। a भी भाई चेंज नहीं होगा, तो a बाहर आ जाएगा, नीचे से भाई 2 पाई बाहर आ जाएगा, ये बचेगा dx by x, लिमिट d से d प्लस a। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई a बाई 2 पाई भाई 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, है ना, नेचुरल लॉग, और ये लिमिट रखोगे क्या आएगा, d प्लस a बाई d, ऐसे। तो अगर ये कम नहीं होता है तो ऐसे इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकालना पड़ता है आपको, और ये वैल्यू आ गई कितनी, ये इसको इंटीग्रेशन किया है मैंने ln, और अपर लिमिट रखोगे तो ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना ln x, और अपर लिमिट रखोगे तो d प्लस a, लोअर लिमिट रखोगे तो d, तो कितना आ जाएगा d प्लस a बाई d आ जाएगा। चलिए जी, अब देखिए, अब मैंने और देखा, अब आपको i की वैल्यू क्या दे रखी है 2t स्क्वायर, i की वैल्यू हमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। देखो म्यू नॉट i की जगह 2t स्क्वायर a बाई 2 पाई ln d प्लस a बाई d, तो ये 2 से 2 गया, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी d फाई बाई dt। तो डिफरेंशिएट कर दें भाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो म्यू नॉट a, नीचे क्या है भाई पाई, म्यू नॉट a पाई ln d प्लस a इंटू d ना अपॉन d, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, तो ये लिख दिया मैंने 2 और ये लिख दिया t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। तो ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वापस इसको थोड़ा सा साफ लिख लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन को आप लिख सकते हो 2 म्यू नॉट a बाई पाई t ln d प्लस a बाई d। आपको करंट पूछा है तो करंट कितना होगा भाई एप्सिलॉन बाई r, ये रेजिस्टेंस है,
तो ये कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट ए टी बाई पाई आर, जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा होगा एल एन डी प्लस ए बाई डी। ये हो गया आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं आपको ये लूप का रेजिस्टेंस, स्क्वायर की साइड, डिस्टेंस, ये सब कुछ न्यूमेरिकल डेटा देता तो मैं किसी भी टाइम पे मेरे पास आई की न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाती है। ओके, बात समझ में आई आपको? चलिए जी, और देखिए आई फंक्शन ऑफ टाइम। और देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि एक लूप है, एक लूप है जिसकी रेडियस है आर, और इसके अंदर एक छोटा लूप रखा हुआ है सेंटर पे जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और मैंने कहा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई इक्वल टू 2t करंट एलिमेंट है। तो मैंने तो बताइए अगर इसका स्मॉल वाले का आप एक्स सेकेंड फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दीजिए ना, इसके अंदर ये करंट किसके अंदर है, इसके अंदर टाइम का फंक्शन है। यस सर, आपको इसके अंदर करंट टाइम का फंक्शन निकालना है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ना। रेडियस को आप ऐसा कीजिए, इसको ले लीजिए आप बी और इसको ले लीजिए ए, और स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस ले लीजिए छोटी वाली का। ओके, और कंडीशन लिख लीजिए ए इज लेस देन बी। ठीक, अच्छा तो सबसे पहले देखो करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितना सर जी, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। पर इसका सेंटर पे होता है, एक्चुअल में ये कोई पॉइंट थोड़ी है, ये पूरा लूप है ना। ये तो एग्जैक्ट सेंटर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पर मुझे ये कह रखा है कि ए बहुत कम है बी की कंपैरिजन में, तो मैं इस लूप को बहुत छोटा मान रहा हूँ, तो इस पूरे लूप पे वही से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ। वरना हर जगह देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये लूप है तो ये सेंटर है इसका, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा। अब लूप इतना बड़ा है तो मान लीजिए इस पॉइंट का तो मैग्नेटिक फील्ड पता है आपको, इस पॉइंट का थोड़ी पता है। पर मेरे को कहना है कि लूप बहुत छोटा है तो मैं जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वही पूरे लूप में से मान लेता हूँ। ओके, तो भाई इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैंने कहा इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आपने कहा जी फ्लक्स निकलेगा b इंटू ए। बी कितना था जी म्यू नॉट आई बाई 2r, और आर पे भी कितनी b, क्योंकि किसने जनरेट किया मैग्नेटिक फील्ड, इस बड़े वाले लूप में, इंटू ए किसका, इसका। ये इस जगह प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है बाय दिस करंट, और इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, और आर इसकी कितनी ए। ये हो गया फ्लक्स की वैल्यू b इंटू ए, कोस जीरो वैल्यू 1। ओके, b फाइनली लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको आई के फंक्शन ऑफ टाइम देते हैं तो आपको क्या पता चल गया, वैल्यू रख दो भाई, म्यू नॉट अपॉन 2b पाई a स्क्वायर, और आई की वैल्यू रख लीजिए 2t कैंसिल, वही आपके पास क्या हो गया, फाई एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते रहिए और निकाल लीजिए चीजें। आपको एप्सिलॉन निकालना है तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी d फाई बाई dt, एप्सिलॉन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा d फाई बाई dt, तो कितना हो गया भाई म्यू नॉट पाई a स्क्वायर बाई b इनटू टाइम, टाइम की वैल्यू, टाइम का तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया भाई 1, टाइम का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया। ओके, अब जो ये एप्सिलॉन आ गया, आपको करंट निकालना है तो करंट कितना हो जाएगा एप्सिलॉन यानी बाई आर रेजिस्टेंस, इसका दे रखा है आर, this the amount of current flowing this amount of current flowing in this small loop है ना। ये जो सेंटर पे रखा है इसके अंदर जाने वाला करंट आ गया, ये किस में था बड़े वाले लूप में करंट। इस करंट की वजह से इसमें जो इंड्यूस्ड हुआ ये इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू है। क्या क्लियर है भाई सभी को? ओके, चलिए जी चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पर ये रेस्ट्रिक्टेड है ना, हर जगह नहीं है, ये इस लाइन तक ही सीमित है, ठीक है ऐसा है। यहाँ पे एक लूप
ऐसा है, ये यहाँ से हिंज है ना, यानी घूम सकता है, और ये सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है r, सर्कुलर आर्क है ना। अब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ तक अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इसकी वैल्यू है b, इसको मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी था, ऐसे दिखाया। तो देखो ये भी घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। अब जैसे जैसे देखो ये अभी तक इसके अंदर फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इस लूप में से 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ही नहीं। पर जैसे जैसे घूमेगा तो ये थोड़ी देर बाद भी टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो इसका इतना पार्ट है वो किसके अंदर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू। अब थोड़ी देर बाद ये आधा पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पूरा ही इधर घूम के आ जाएगा, तो पूरे के अंदर से फ्लक्स पास होगा। तो जैसे जैसे ये घूमेगा, जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इस लूप का एरिया किसके अंदर एंटर करता चला जाएगा बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड में। और इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स देखो अभी 0 है, थोड़ी देर बाद जब ये इसका जस्ट रिवर्स इस डायरेक्शन में, ये डी जब इधर बनेगा तो देखो इसमें उस टाइम फ्लक्स मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा। तो जैसे स्टार्टिंग में घूमना स्टार्ट कर रहा है तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बेटा इसके अंदर से करंट भी फ्लो होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मुझसे पूछा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसका रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r है, ठीक है। मुझे बताना है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ओमेगा की रफ्तार से घुमाया गया है। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मान लीजिए किसी टाइम t पर, भाई मुझे तो एप्सिलॉन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो भाई मुझे तो क्या चाहिएगा, फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी मुझे तो किसी भी टाइम t पर क्या चाहिए फाई, तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, एप्सिलॉन आ जाएगा मेरे पास। तो एप्सिलॉन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए मुझे पहले फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। चलिए जी सोचते हैं, तो मान लीजिए किसी भी t टाइम पे ये कितना अंदर एंटर कर चुका होगा, ये एंगल थीटा, और थीटा की वैल्यू आएगी ओमेगा t, इतना एंगल ये इसके अंदर जा चुका होगा। ओके अच्छा, इतना जो पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फ्लक्स कितना होगा, इससे पास होने वाला b इंटू एरिया, b मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो इसका एंटर कर चुका है। ओके अच्छा b, अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकालूं, ठीक है भाई, सर्कुलर आर्क, ये है तो सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस कितनी है r। तो देखो जब पूरा सर्किल होता है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई, जब 2 पाई एंगल बनता है सेंटर पे तो जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर फॉर यूनिट एंगल बाई 2 पाई, और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो इतने एंगल के लिए भैया कितना थीटा, तो कर दिया। तो एरिया की वैल्यू आएगी r स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा। अगर थीटा एंगल बन रहा है सेंटर पे तो एरिया की वैल्यू ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, ये आपके पास आ गया फाई, ठीक है। अब आप जानते हो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ गया आपके पास फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इंटू टी, दिस इज द फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके चलिए, अब फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, अब मुझे एप्सिलॉन फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, दिस इज द एप्सिलॉन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपको करंट चाहिए तो कितना हो जाएगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आर, एप्सिलॉन बाई आर, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। बोल बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब आपसे कहा कि आप तो एप्सिलॉन और टी का ग्राफ बना दीजिए, वेरिएशन ग्राफिकली शो कीजिए। तो अगर आपको वेरिएशन ग्राफिकली बनाना है, वेरिएशन ग्राफिकली बनाना है, तो देखो ये हो गया एप्सिलॉन और ये हो गया टाइम, और आप तो अच्छे से जान चुके होंगे कि एप्सिलॉन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी एप्सिलॉन कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा कांस्टेंट, अच्छा अब एक चीज और आपकी देखने वाली थी कि ये मैग्नेटिक फील्ड था जिसके अंदर वो लूप घूम रहा था, ये वाला लूप। तो देखो स्टार्टिंग में जब ये इसके अंदर एंटर करेगा ऐसे, तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और जब ये पूरा अंदर जा चुका होगा, यानी जब ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली, तो पूरा इसके बाद ये तो लगातार घूमता जा रहा है ना ओमेगा, इसके बाद ये वापस से बाहर निकलना चालू होगा, तो फिर से फ्लक्स घटना चालू हो जाएगा, घटता 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 थोड़ी देर बाद ये फिर से इस वाली कंडीशन पे आएगा, तो फ्लक्स 0। अरे तो क्या हुआ, जब ऐसे था तो पहले घूमता घूमता जब ये यहाँ तक आया तो फ्लक्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर उसके बाद बाहर निकलने लगा तो फिर से फ्लक्स घटने लगा घटने लगा घटने लगा, फिर से 0 हो गया, फिर बढ़ने लगा, यानी जब ये
यहां से जब इसने मोशन चालू की थी, यहां से ओके, तो हाफ सर्किल तक तो जब इसने आधा चक्कर मारा था पूरा, यानी जब ये ऐसे हो गया था, आधे साइकिल तक तो फ्लक्स बढ़ा है, फिर आधी साइकिल तक फ्लक्स घटा है। तो अगर पहली बार में मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा था, अभी मैं बस डायरेक्ट मान लेता हूं, बाकी निकालेंगे हम डायरेक्शन, तो अगली बार जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बार में फ्लक्स बढ़ रहा था, तो दूसरी बार में फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी दोनों बार जो करंट या ईएमएफ की जो पोलरिटी होगी उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो हाफ साइकिल तक, और हाफ साइकिल कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा भाई, ओमेगा ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो जो टाइम लगेगा हाफ साइकिल कंप्लीट करने में वो लगेगा पाई बाई ओमेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 10। यानी आधा चक्कर कितने टाइम पर, फिर आधा, फिर आधा, आधी साइकिल तक अगर इसका ईएमएफ पॉजिटिव मानोगे, कांस्टेंट है, टाइम के साथ तो चेंज हो नहीं रहा, तो अगले आधे टाइम तक नेगेटिव, फिर अगले आधे टाइम तक पॉजिटिव, फिर अगले आधे टाइम तक। दिस इज द ग्राफ बिटवीन एप्सिलॉन एंड टी, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एप्सिलॉन एंड टी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए आप इसको, समझिए इस चीज को। बाकी आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।